कल्पना कीजिए, एक 5 साल का बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा है। अच्छा। बहुत तेज हवा चल रही है, हम्म। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिल रही हैं हम्म। और वो बच्चा अचानक कहता है, आज पेड़ चल रहे हैं। हाँ, बच्चे अक्सर ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल। हम्म। और एक आम प्रतिक्रिया क्या होती है? हम तुरंत उसे सही करने लगते हैं। हम कहते हैं, अरे नहीं, पेड़ों की जड़ें होती हैं, वे अपनी जगह से नहीं हिलते। सही कहा, हम तुरंत ज्ञान देने लगते हैं। है ना? लेकिन आधुनिक बाल मनोविज्ञान कहता है कि उस एक पल में, मतलब बच्चे को तुरंत सही करने की हमारी ये जो जल्दबाजी है, वो असल में उसके सोचने समझने के विकास को रोक सकती है। एकदम सटीक बात बोली आपने, क्योंकि जब वो बच्चा कह रहा है कि पेड़ चल रहे हैं तो वो कोई नासमझ बात नहीं कर रहा है। वो वास्तव में दुनिया कैसे काम करती है इसके बारे में अपना एक सहजानुभूत सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में नेव थियरी कहते हैं, वो बना रहा है। हाँ, अपना खुद का एक लॉजिक लगा रहा है। बिल्कुल। और एक शिक्षक उन कच्चे सिद्धांतों के साथ कैसा व्यवहार करता है, यही वो बारीक रेखा है जो असली सीखने और सिर्फ तथ्यों को रटने के बीच का अंतर तय करती है। और यही वो दिलचस्प विषय है जिसकी गहराई में आज हम अपनी इस गहन चर्चा में उतरने वाले हैं। हमारे पास टॉपर्स सीडीबी नोटबुक के कुछ बेहद शानदार नोट्स हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं वो। इनमें सीटीटी के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले वर्षों के प्रश्न दिए गए हैं, जो कि बहुत जरूरी है तैयारी करने वालों के लिए। बिल्कुल। लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ सही जवाब बताना नहीं है। हमारा मिशन इस स्रोत के जरिए उन गहरे मनोवैज्ञानिक तरीकों को समझना है जो सीटीईटी असल में हमसे जानना चाहता है। चलिए इन सवालों के पिटारे को खोलते हैं। बिल्कुल खोलिए। मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि सीडीपी के सवालों को हल करने का एक खास तरीका होता है। आपको हमेशा एक बच्चे के नजरिए से सोचना होता है। बच्चे का नजरिया। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। बताइए। प्रश्न पूछता है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या खासियत है। मतलब ऑप्शंस है, पहला रटना, दूसरा योग्यता के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करना, तीसरा केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भरता, या चौथा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। देखिए, अगर हम एक एक करके विकल्पों को देखें तो रटना, ये तो पूरी तरह से पुराना और गलत तरीका है। हाँ, रट्टा मारना तो वैसे भी मना है। एकदम। और दूसरा है योग्यता पर वर्गीकरण। अगर हम बच्चों को होशियार और कमजोर में बांट देंगे तो इससे भेदभाव होता है। सही बात है। और केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहना भी गलत है, क्योंकि वो बच्चों को सीमित कर देता है। बिल्कुल। इसलिए सही उत्तर है विकल्प 4, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यानी शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं। एकदम सही। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक सीटीटी टिप यही है कि हमेशा उस विकल्प को चुनें जो बच्चे के दृष्टिकोण को सबसे ऊपर रखता है। बहुत बढ़िया टिप है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। ये भावनाओं और सोच के बारे में है। प्रश्न है कि संवेग यानी हमारी भावनाएं और संज्ञान यानी हमारी सोच आपस में कैसे जुड़े हैं। ऑप्शंस क्या हैं इसके? ऑप्शंस है, संबंधित नहीं है, पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है, या फिर सन्निहित है, मतलब इंटरवोवन है। देखिए, पहले 3 विकल्प तो साफ तौर पर गलत हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो कि नामुमकिन है। सही उत्तर विकल्प 1 है, सन्निहित। इसका मतलब है कि वे आपस में गहराई से गुथे हुए हैं। जैसे अगर हम बहुत दुखी हैं तो हमारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। बिल्कुल वही बात है। हमारी भावनाएं हमारी सीखने की क्षमता को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। इसलिए टिप ये है कि परीक्षा में कभी भी संज्ञान और संवेग को अलग-अलग ना माने। समझ गए। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो मैंने बहुत सुना है, संरचनावाद, पियाजे और वाइगोत्स्की के संदर्भ में। हाँ, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो प्रश्न है कि इस संरचनावादी ढांचे में सीखना क्या है। विकल्प है अनुबंधन, रटना, प्रबलन या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। अनुबंधन तो बिहेवियरिज्म का हिस्सा है, तो वो गलत हो गया। रटना हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। हाँ। और प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट, वो भी गलत है। सही उत्तर है विकल्प 2, अवबोधन की प्रक्रिया यानी समझने की प्रक्रिया। मतलब बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें हमें भरना है। एकदम सही। बच्चे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों से दुनिया को समझकर अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, उसकी संरचना करते हैं। अरे वाह! तो सीटीईटी के लिए टिप क्या होगी यहाँ? टिप ये है कि जहां भी अर्थ निर्माण या समझने की बात हो,
वही संरचनावाद का सही उत्तर होगा। अगर बच्चे अपना ज्ञान खुद बनाते हैं तो तब क्या होता है जब वे गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे वो चलते हुए पेड़ वाला उदाहरण जो मैंने शुरू में दिया था। हाँ बिल्कुल, यहीं से हमारा चौथा प्रश्न जुड़ता है। बताइए क्या है सवाल? प्रश्न इसी बारे में है कि बच्चों के इन सहजानुभूत सिद्धांतों यानी कच्चे विचारों के साथ एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस। रटवा कर बदलना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए या प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करके चुनौती देनी चाहिए? देखिए, अनदेखा करना या दंडित करना तो बिल्कुल गलत है। आप बच्चे को सोचने की सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। और रटवा कर बदलना भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए सही उत्तर है विकल्प 2। मतलब उन्हें प्रतिकूल प्रमाण देकर चुनौती देना। हाँ, आप उन्हें डांटने के बजाय पूछिए, अगर पेड़ चलते हैं तो वो रोज सुबह उसी जगह पर क्यों खड़े मिलते हैं? अच्छा, तो हम उन्हें खुद सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शिक्षार्थियों के लिए टिप ये है कि बच्चों की गलतफहमियों को हमेशा चुनौती दें, लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से। सकारात्मक तरीके से। लेकिन असली कक्षाओं में हम अक्सर क्या देखते हैं? पढ़ाई के लिए बच्चों को टॉफी देना या होमवर्क न करने पर डांटना। इसी पर हमारा 5वां प्रश्न है। पुरस्कार और दंड का प्रभाव है ना? हाँ, पूछा गया है कि बच्चों को लगातार पुरस्कार देने या दंड का प्रयोग करने से क्या होता है। ऑप्शंस है, इससे निपुणता आती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है या स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि इससे स्वाभाविक अभिरुचि कम होती है, यानी विकल्प 2 सही है। अच्छा, मतलब अगर काम सिर्फ इनाम के लिए किया जाए तो मजा खत्म हो जाता है? बिल्कुल, इसे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। आप बच्चे को जो काम मजे के लिए करना था, उसे आपने एक सौदे में बदल दिया। अरे बाप रे। हाँ, तो टिप ये याद रखनी है कि आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब अंदर से आने वाली इच्छा हमेशा बाहरी अभिप्रेरणा से बेहतर होती है। बहुत ही तार्किक बात है। अब प्रश्न 6 देखते हैं, जो फिर से संरचनावाद पर है। पूछा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। विकल्प है अनुबंधन के द्वारा सीखना, स्मरण या पुनरुत्पादन, रटना या फिर सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। ये तो अब बहुत आसान हो जाना चाहिए। रटना और स्मरण करना तो पासिव चीजें हैं। हाँ, वो तो निष्क्रिय है। इसलिए सही उत्तर विकल्प 2 है। सीखना एक एक्टिव काम है। टिप यही है कि सक्रिय भागीदारी वाले विकल्प अधिकतर सही होते हैं। सक्रिय भागीदारी, ठीक है। अब 7वें सवाल पर आते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे। अच्छा, बताइए। सवाल है उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में। मतलब उदाहरण तो समझ आता है, पर ये गैर उदाहरण या नॉन एग्जाम्पल्स क्या भला है? विकल्प है, ये समझ में अभाव पैदा करते हैं, प्रक्रिया पर ध्यान भटकाते हैं, भ्रांतियां पैदा करते हैं या अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का प्रभावशाली तरीका है। गैर उदाहरण बहुत ही पावरफुल टूल होते हैं। इनका मतलब है यह बताना कि कोई चीज क्या नहीं है। क्या नहीं है? जैसे अगर आपको समझाना है कि कुत्ता क्या है, तो सिर्फ कुत्ते दिखाना काफी नहीं है। आपको ये भी बताना होगा कि बिल्ली कुत्ता क्यों नहीं है। अरे वाह, इससे तो बाउंड्री एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए विकल्प 3 सही है, या अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है। टिप यह है कि स्पष्टता के लिए उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों बेहतरीन शिक्षण उपकरण हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो क्या इन तरीकों से ही हम बच्चों को अच्छे समस्या समाधानकर्ता बना सकते हैं? 100%। और मुझे लगता है आपका अगला सवाल इसी पर होगा। जी बिल्कुल, प्रश्न 8 यही है। प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता कैसे बनाएं? विकल्प: गलत उत्तरों पर दंड देना, छोटे काम के लिए भौतिक पुरस्कार, केवल प्रक्रिया पर बल, या सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उस पर विचार मंथन करके। देखिए, दंड और पुरस्कार तो हम पहले ही गलत साबित कर चुके हैं। हाँ, वो तो कट गए। तो बचता है विकल्प 2। बच्चों को गैस करने दें, उन्हें अनुमान लगाने दें और फिर उस पर चर्चा करें। एकदम सही। टिप यह है कि विचार मंथन यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा समस्या समाधान का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब आते हैं प्रश्न 9 पर। ये सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देने के बारे में है। यहाँ 4 प्रथाएं दी गई हैं और पूछा है कौन सी सही है। अच्छा, क्या है वो 4 प्रथाएं? पहली शारीरिक दंड, दूसरी सहयोगात्मक अधिगम,
तीसरी सतत एवं समग्र मूल्यांकन और चौथी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अरे यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जो मूल प्रश्न पत्र था उसमें एक टाइपो था। अच्छा, सच में? हाँ, नोट्स में इसे सुधारा गया है। देखिए, शारीरिक दंड और तुलनात्मक मूल्यांकन तो बिल्कुल खराब प्रथाएं हैं। हाँ, बच्चों को पीटना या उनकी आपस में तुलना करना तो भयानक है। बिल्कुल। इसलिए सही प्रथाएं सिर्फ दूसरी और तीसरी हैं, यानी सहयोगात्मक अधिगम और सतत मूल्यांकन। विकल्प 4 सही है। मतलब बच्चों को एक साथ मिलकर सीखने दें और उनके पूरे विकास का आकलन करें। हाँ, और टिप ये है कि तुलना और दंड हमेशा नकारात्मक टैग वर्ड हैं। परीक्षा में इन्हें देखते ही तुरंत हटा दें। बहुत ही काम की टिप है। अब प्रश्न 10। मान लीजिए कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो टीचर उसे आसान कैसे बनाए? विकल्प है यांत्रिक अभ्यास और रटना, व्याख्यान देना, प्रतियोगिता कराना या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। लेक्चर देना या रटवाना कभी भी मुश्किल चीजों को आसान नहीं बनाता। वो तो और बोरिंग कर देता है। बिल्कुल। सही उत्तर विकल्प 2 है। बच्चों को खुद खोजने यानी एक्सप्लोर करने और उस पर चर्चा करने का मौका दें। अवसर उपलब्ध कराना। हाँ, टिप यही है कि अवसर उपलब्ध कराना परीक्षा में एक बहुत ही मजबूत सकारात्मक विकल्प होता है। तो अब तक हमने कक्षा के अंदर की बात की, लेकिन एक बात मैं सोच रही थी, हर बच्चा एक दूसरे से अलग क्यों होता है? ये मनोविज्ञान का बहुत गहरा सवाल है। चलिए फिर बच्चों के विकास और उनकी पृष्ठभूमि की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण पर है। अच्छा। पूछा है कि हर बच्चा अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ पर्यावरण है या सिर्फ जन्मजात गुण है? विकल्प है केवल पर्यावरण, केवल आनुवांशिक कोड, जन्मजात विशेषताएं या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। देखिए, मनोविज्ञान में ये स्पष्ट है कि केवल पर्यावरण या केवल आनुवांशिकता कहना गलत है। सही उत्तर विकल्प 2 है, दोनों के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया। मैंने नोट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, H गुणा E बराबर D, मतलब हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट इक्वल्स डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। दोनों का गुणा होता है, जोड़ नहीं। ये एक बहुत जरूरी CTT टिप है। विकास हमेशा प्रकृति और पोषण दोनों का परिणाम है। और इस पर्यावरण का एक बड़ा हिस्सा समाज है। तो प्रश्न 12 समाजीकरण की एजेंसियों पर है। अच्छा, क्या पूछ रहे सवाल? पूछा है कि द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी कौन सी है? ऑप्शंस में कई जोड़े दिए हैं, जिनमें से 2 में परिवार शामिल है। बस यहीं पर हमें स्मार्ट वर्क करना है। परिवार हमेशा प्राथमिक यानी प्राइमरी एजेंसी होता है। तो जिन विकल्पों में परिवार है, वे तो सीधे कट जाएंगे। बिल्कुल कट जाएंगे। बचता है विकल्प 1 विद्यालय एवं मीडिया। यही द्वितीयक एजेंसियां हैं। बच्चा पहले घर से सीखता है, फिर स्कूल और टीवी से। टिप बहुत साफ है, परिवार मतलब प्राथमिक। याद रखें तो ऐसे सवाल सेकंड्स में हल हो जाएंगे। एकदम सही। अब शारीरिक विकास की बात करते हैं। प्रश्न 13 इंसान के जीवन में शरीर सबसे तेजी से कब बढ़ता है? इसके ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं अक्सर। हाँ, विकल्प है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। मुझे तो लगा था किशोरावस्था होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। किशोरावस्था में विकास तेज होता है, लेकिन सबसे तेज नहीं। अच्छा। हाँ, सही उत्तर विकल्प 3 है। जन्म से लेकर शुरुआती कुछ वर्षों में यानी शैशवावस्था में बच्चे का शरीर और दिमाग सबसे तेज गति से विकसित होता है। अरे हाँ, एक छोटा बच्चा कुछ ही महीनों में अपने जन्म के वजन का दुगना हो जाता है। बिल्कुल। तो टिप यह है कि शारीरिक विकास की दर हमेशा शुरुआती वर्षों में अधिकतम होती है। समझ गई। अब प्रश्न 14 थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। अच्छा, क्या है सवाल? विकास का सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है? विकल्प आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, जीवन पर्यंत होता है, परिवर्तनीय है या विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। देखिए, पहले 3 तो विकास के बिल्कुल सही सिद्धांत हैं। हाँ, वो तो होती ही हैं। ये हमारे विकास को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। और टिप ये है कि प्रश्न में नहीं शब्द पर हमेशा गोला लगा लें। कई बार हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ना ही भूल जाते हैं। ये तो बहुत ही जरूरी टिप है। चलिए, अब हमारे आखिरी समाद प्रश्न 15 पर आते हैं। ये जेंडर पक्षपात पर है। एक क्लास में टीचर लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और लड़कियों पर कम। ये किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शंस क्या हैं?
जेंडर संबद्धता, समरूपता, पहचान या जेंडर पक्षपात? ये तो बहुत सीधा सवाल है। अगर किसी एक जेंडर को दूसरे पर बिना किसी कारण के प्राथमिकता दी जा रही है तो वो सीधा सीधा जेंडर पक्षपात है। यानी बायस है। विकल्प 3 सही है। बिल्कुल। और टिप यह है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। परीक्षा में हमेशा समानता को बढ़ावा देने वाले विकल्पों को ही चुनें। तो अगर हम इन 15 सवालों की इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो वो क्या होगा? सार यही है कि सीटीईटी पास करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है। बच्चे को सक्रिय मानना, रटने का विरोध करना, हर बच्चे की पृष्ठभूमि का सम्मान करना और उनके अंदर की आंतरिक प्रेरणा को जगाना। सच में आज का ये विश्लेषण तैयारी करने वाले शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने इन 15 सवालों के इस मैराथन को हमारे साथ इतने ध्यान से समझा। मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। लेकिन जाते जाते ये सारी बातें मेरे दिमाग में एक विचार छोड़ गई हैं। हमने देखा कि बच्चे का अनुभव और उसका पर्यावरण उसके विकास के लिए कितने अहम है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, भविष्य के बच्चों का ये पर्यावरण कैसे बदलने वाला है? ये तो एक बहुत ही गंभीर सवाल है ना? अगर समाजीकरण इंसान के बजाय मशीनों से होने लगे, तो क्या हमारे शिक्षा शास्त्र को भी इस एआई के युग में खुद को पूरी तरह से बदलना होगा? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।